नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से CRISPR-Cas9 को हम जीनोम एडिटिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि CRISPR होता क्या है। CRISPR होता है शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिसने क्रांति ला दी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एकदम सही और साइट स्पेसिफिक जीन एडिटिंग की जा सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। इसे 1987 में डिस्कवर किया गया था, इसकी प्रेजेंस को रिपोर्ट किया गया था ई कोलाई के जीनोम में। जानते हैं आगे कि होता क्या है। तो CRISPR की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब ये होता क्या है? ये होते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड के शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंसेस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जो 5' एंड से 3' एंड तक चलने पर सेम हो, लाइक GAATTC, GAATTC। सो 5' to 3' अगर हमने इसको ई कोलाई में डिस्कवर किया गया, इसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इस तरीके के जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं ये मिलते हैं हमारे को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया में मिलते हैं। बाद में क्या हुआ कि हमने 2003 के टाइम पे प्रोकैरियोट्स में इस CRISPR को इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को जब डिस्कवर किया गया तो उसके बाद 2003 में पता चला कि ये प्रोकैरियोट्स में एक फंक्शनैलिटी को भी, मतलब एक इनकी जो फंक्शनैलिटी है, इनका जो फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। स्टडी में पता चला कि जो CRISPR सिस्टम है ये प्रोकैरियोट्स को अडैप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये मैकेनिज्म तब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा जब कोई पैथोजन प्रोकैरियोटिक सेल में अटैक करेगा। तो ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब प्रोकैरियोटिक सेल में वायरल डीएनए, बैक्टीरियोफेजेस, प्लाज्मिड्स कोई भी अटैक करता है तो तब ये हमारा जो है सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स काम करते हैं। कैसे होता है सिस्टम में तो वो हम देखते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बीच में कुछ यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेसर। अभी जो यूनिक सीक्वेंसेस हैं ये होते हैं हमारे फॉरेन डीएनए। किसी फॉरेन पार्टिकल ने, किसी फॉरेन वायरस के पार्टिकल ने अटैक किया, इसका जो डीएनए है उसके डीएनए को जो हमारा बैक्टीरिया है एज स्पेसर ट्रैप कर लेता है बिटवीन द पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इन पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बीच में हम स्पेसर्स को देख सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस को देख सकते हैं। तो ये फॉरेन डीएनए किसका होता है? बैक्टीरिया का नहीं होता है। ये होता है हमारा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस हो गए, ट्रांसपोसॉन्स हो गए, प्लाज्मिड्स हो गए, इन सब का हो सकता है। तो इनमें से किसी ने भी अगर बैक्टीरिया के ऊपर पहले अटैक किया है तो ये एज स्पेसर रह जाएंगे पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बीच में। तो जब स्पेसर्स को सीक्वेंस किया गया तो पता चला कि एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है बैक्टीरिया के लिए, कि बैक्टीरिया को पता होगा कि उसको किसने, कौन से फॉरेन डीएनए ने अटैक किया था पहले, तो वो उसके डीएनए को स्पेसर की तरह एक मेमोरी बना के अपने सीक्वेंसेस के बीच में, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बीच में रख लेगा। तो क्या होगा, तो किसी वायरल इन्फेक्शन के टाइम पर बैक्टीरिया फॉरेन वायरस के डीएनए को लेता है और उसको वो CRISPR में ऐड कर लेता है। इसमें डुप्लीकेट सीक्वेंस होते हैं जो बैक्टीरियल जीनोम के पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होते हैं, प्लस स्पेसर्स हो गए जो हमारे फॉरेन डीएनए हो गए। तो इस तरह से बैक्टीरिया एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है उसके पुराने इन्फेक्शन की, कि यहाँ पे इसने अटैक किया था। तो अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। सपोज एक बैक्टीरिया को एक बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया। सो जैसे ही वायरस अटैक करेगा तो उसका जो जीनोम है बैक्टीरिया में एंटर करता है, तो उसका एक सेक्शन इनकॉर्पोरेट हो गया एज स्पेसर। ठीक है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में हो गया। इस तरह से और डिफरेंट स्पेसर्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं, मतलब सपोज हो सकता है कि बैक्टीरिया किसी को एक स्पेसर, बहुत सारे जितने भी अटैक होंगे उतने स्पेसर्स क्रिएट होते जाएंगे।
तो ऐसा होता रहता है। तो इसी तरह के और स्पेसेस आ सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस, जो ये सारे स्पीसीज और पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एक सीक्वेंस बना लेते हैं। तो इसका जो ये टोटल पूरा सीक्वेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिस्पर एरे। तो ये जो क्रिस्पर एरे है हमारी, इसमें इस क्रिस्पर एरे में क्या होगा, क्योंकि ये डीएनए का है, तो अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो क्रिस्पर के डीएनए से हमारा बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से हमारा बनेगा आरएनए, तो बनेगा वो हमारा क्रिस्पर आरएनए। तो अब क्या हुआ, इस लंबे स्ट्रेन को हम बोलते हैं प्री सीआर आरएनए। अब इसमें हमारा आएगा Cas9 प्रोटीन। Cas9 का मतलब होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियर प्रोटीन, और न्यूक्लियेसेस वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्रिस्पर को जान लेते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, Cas9 में क्या हुआ, Cas9 को हमने स्ट्रेप्टोकोकस से लिया है। अब Cas9 के साथ साथ हमारे पास होता है एक ट्रेसर आरएनए, और ट्रेसर आरएनए और इसमें ट्रेसर आरएनए में सेक्शंस होते हैं जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कंबाइन कर सकते हैं। सो हर स्पेसर और पैलिंड्रोमिक रिपीट के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें हमारा आ गया एक प्री सीआर आरएनए, एक ट्रेसर आरएनए और Cas9। अब एक एंजाइम आएगा राइबोन्यूक्लियस 3 या आरएनएस 3, जो है वो इस स्ट्रैंड को करेगा कट, और हमारे पास रह जाएगा इंडिविजुअल सीआर आरएनए कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं एफेक्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इस एफेक्टर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से हमारे जो सेल हैं वो अब इन्वेडिंग पैथोजन को, जो हमारा इन्वेडिंग पैथोजन है उसके अगेंस्ट हमें डिफेंड कर पाएंगे, जिसके जीनोम ने वो सीआर आरएनए प्रोड्यूस किया था। अब ये कॉम्प्लेक्स जब किसी और वायरल डीएनए को मिलेगा जिसका सीक्वेंस इस सीआर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो कोऑर्डिनेट करेगा, और अगर न्यूक्लियस ने उस शॉर्ट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया जो उस वायरल जीनोम के लिए यूनिक है, तो वो उस वायरल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को काट देगा। तो उस यूनिक सीक्वेंस से बेस पे कुछ यूनिक सीक्वेंस उस बेस पे से पहले, अभी जो यूनिक सीक्वेंस है जहां से वो कट करेगा उसको बोलते हैं हम प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव या पैम। तो हुआ ये कि न्यूक्लियस ने वायरल डीएनए में पैम को रिकॉग्नाइज किया, और कुछ बेस पेयर पहले उसने वायरल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर दिया। ठीक है, अब इसके कट करने से क्या होगा कि वायरस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, और फिर वायरस पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, तो इन्फेक्शन के चांसेस 0 हो गए। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आई हो या बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, तो आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे पता चलेगा कि हमारा आगे का प्रोसेस कैसे करना है, हमारे को कैसे हम कट कर रहे हैं, कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो एक बार इसको पॉज करके दोबारा समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अब हमको पता चल गया कि किस तरह से क्रिस्पर से को प्रोकैरियोट्स न्यूट्रल डिफेंस की तरह से, नेचुरल डिफेंस की तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं जीन एडिटिंग में। तो सबसे पहले हमारे को ये पता है कि सीआर आरएनए और ट्रेसर आरएनए दो सेपरेट एंटिटीज हैं, ये हमें पता है। ठीक है, सेपरेट मॉलिक्यूलर एंटिटीज होती हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं, एक लिंकर के थ्रू हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे लिंकर के साथ कंबाइन होने के बाद जो आरएनए बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसजीआरएनए या सिंगल गाइडेड आरएनए। उस एसजीआरएनए को Cas9 प्रोटीन के साथ जब कंबाइन होगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, डीएनए को कट कर पाएगा।
इसका मतलब ये है कि किसी भी 20 बेस पेयर के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसकी एडिटिंग के लिए उसको टारगेट किया जा सकता है। करना क्या है कि बस एक अप्रोप्रिएट sgRNA को सिंथेसाइज करना है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो और उसको सेल में इंसर्ट किया जाए किसके साथ, Cas9 के साथ, जिसको हमने स्ट्रेप्टोकोकस से लिया है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और क्या होगा, वो डीएनए को रीड करेगा। अब उसने जब डीएनए को रीड किया है तो उसको एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मिलेगा, उसका जो पैम सीक्वेंस है, और जब पैम मिल जाएगा तब वो डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा। Cas9 जब कट करेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि हमारा नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हमारा क्लीव डीएनए है वो दो टाइप से ज्वाइन कर सकता है। दो टाइप से ज्वाइन करने के तरीके होते हैं हमारा, इसका होमोलोगस डायरेक्ट रिपेयर या नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। तो कट होने के बाद नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म एनैक्ट हो जाएगा। टारगेट डीएनए के लिए दो टाइप से रिपेयर होने का सिस्टम है। अब जो क्लीव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो या तो होमोलोगस डायरेक्ट रिपेयर से ज्वाइन होगा या फिर नॉन होमोलोगस जो एंड्स हैं उसके वो ज्वाइन होंगे। नॉन होमोलोगस पाथवे जो है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बिना किसी होमोलोगस टेम्पलेट के ज्वाइन किया जाता है और उसमें क्या होता है, होमोलोगस चाहिए होते हैं। अब नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग जो है उसमें एंड्स पर इंसर्शन या डिलीशन किया जा सकता है। उसके बाद जो डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम इंडेल्स। तो हम दोनों टाइप की कोई भी ज्वाइनिंग करी जा सकती है बैक्टीरिया में, ठीक है। अब जो हमारे बैक्टीरिया है उसमें जनरली हमारा क्या होता है, होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होती है, जबकि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, नॉन होमोलोगस होता है, राइट। तो अब ये सारी टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम जीन साइलेंसिंग में यूज कर सकते हैं कि हमें कोई जीन को साइलेंस करना है ताकि डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन को रोका जा सके। अगर हमें किसी जीन को हटाना है कि सपोज कोई जीन जो है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है किसी फूड में और उसकी क्वालिटी को इफेक्ट कर रही है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए एलिमिनेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोई जीन को ऐड करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई स्ट्रेस रेजिस्टेंस की जीन है या कोई और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली कोई और जीन है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्राउट टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रेन साइज इंक्रीज करने में या नंबर इंक्रीज करने में इसकी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी तक कुछ इस एक्शन चल रहा है कुछ प्लांट्स पे, जैसे कि हमारे टोमेटोज, मशरूम्स, राइस हो गया, वीट हो गया, तो इन सब पे, या सिट्रस फ्रूट्स हो गया, तो इन सब पे हम क्रिस्पर को यूज़ कर रहे हैं एज सच। तो हो सकता है कि होपफुली हमें आगे आने वाले टाइम में इस टाइप के प्लांट्स हमारे को देखने को मिल जाएं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो पसंद नहीं आया हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।